Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. भैया देखो, पिछले एक हफ्ते से पूरा शेड्यूल अस्त व्यस्त था। कभी सुबह वाली वीडियो आ रही थी तो शाम वाली नहीं आ रही थी, शाम वाली आ रही थी तो सुबह वाली नहीं आ रही थी, और फ्राइडे से तो एक भी वीडियो नहीं आई रीजनिंग की। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4 दिन से एक भी वीडियो नहीं मिली आपको रीजनिंग की। और आज है ट्यूसडे, लेकिन अब हमने कहा यार अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया हमने आराम, अब कर लेते हैं हम थोड़ा सा काम। ठीक है, तो चलो भाई अब आज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका पेपर बहुत जल्दी ही करीब आ रहा है। राइट। अच्छा, किसी को अगर डाउट है, किस चीज का डाउट, कि हमारा जो आरआरबी है, मतलब कि आईबीपीएस आरआरबी, अगर इसका एग्जाम आपको लग रहा है कि पोस्टपोन होगा तो आप शायद गलत हैं, क्योंकि 99.999% चांसेस हैं कि 12 सितंबर से ही एग्जाम होंगे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आईबीपीएस वेरियस पोस्ट, इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आईबीपीएस वेरियस पोस्ट, इसकी एक वैकेंसी निकली थी अप्रोक्सीमेटली, शायद ये जून में निकली थी। राइट, जून में या फिर मई में निकली थी वेरियस पोस्ट की वैकेंसी, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आईबीपीएस ने एडमिट कार्ड रिलीज किया है तो ये भी तो एग्जाम आईबीपीएस ही करा रहा है, तो ये भी एग्जाम वो कंडक्ट कराएगा जरूर। अगर वो एक एग्जाम करा सकता है तो बाकी के एग्जाम भी करा सकता है। तो आप अपनी तैयारी को कर लो थोड़ा सा तेज, कि भैया अब एग्जाम होंगे और होंगे और डेफिनेटली होंगे, उस बात में कोई भी आपको डाउट या फिर संदेह नहीं होना चाहिए। हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास भी शुरू करी है और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी एक तरीके से बहुत बड़ा फोबिया होता है। और कुछ बेसिक बेसिक चीजों को मैंने शुरुआत किया, सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब्स की शुरुआत करी, इनको बताया आपको। तो अगर ये नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। उसके बाद स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, ये भी पढ़ लेना जाके। और फिर मैंने बताया था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं और इसका बहुत ज्यादा परसेंटेज पे काम होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है इस चीज का, आपको यह करना पड़ेगा। राइट। फिर हमने क्या किया था, हमने सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करी थी, कुछ ट्रिक्स थी जो हमने सीखी थी, जो समझी थी कि हां भाई इन टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए अगर हमारे सामने, क्योंकि अगर नहीं ये आएंगे ही आएंगे, तो इन्हें हम कैसे करें, कैसे अप्रोच करें किसी भी क्वेश्चन को, वो हमने सीखा। और आज इसका हम पार्ट 2 भी करेंगे। राइट, आज इसका हम पार्ट 2 भी करेंगे अगर शाम वाली वीडियो आई तो, लेकिन पूरी की पूरी उम्मीद है कि हां भैया वीडियो आएगी, तो आप उसके लिए परेशान मत होना, तैयार रहना। आज इसका हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 2। अभी तक हमने पार्ट 1 किया था, अब हम पार्ट 2 करेंगे। राइट। फिर हमने अपना आईबीपीएस के लिए रीजनिंग में 400 क्वेश्चंस की एक सीरीज रन करना शुरू किया था, जिसका डे 1 कंप्लीट कर लिया था, यहां लिखा हुआ है डे 1। और फिर हमने क्या किया था, इसका डे 2 भी किया था, और आज क्या है दोस्त, आज उसका है डे 3। आज इसका हम डे 3 करने वाले हैं, तो डे 3 के लिए तैयार हो। हाँ भैया, बहुत दिनों के बाद रीजनिंग की क्लास आई है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है अंदर से। क्यों, क्योंकि यार देखो बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिलेगा, आप लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, और बहुत दिनों के बाद आप लोगों को मेरी बकबक सुनने का मौका मिल रहा है ना। रोज सुनते थे, फिर बीच में गैप हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे एक अधूरापन लग रहा था कि यार मैं, मतलब लाइफ में कुछ अधूरा सा हो रहा है। और आपको भी शायद लग रहा होगा कि हाँ कोई आवाज है जो गूंजती रहती है कानों में, वो सुनाई क्यों नहीं दे रही आजकल। तो वो आज सुनाई दे गई आपको। और अब फटाफट से क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन का आगाज करेंगे। हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे अपने, 41th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, क्योंकि हमने 2 दिन कंप्लीट किए हैं, 2 दिन में 20-20 क्वेश्चन, और आज है तीसरा दिन, इसमें है हमने 41th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। इसके लिए मैंने 45 सेकंड रखे हैं। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 45 सेकंड का टाइमर मैं ऑन कर रहा हूं, आपको क्या करना है, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेना है।
तो जल्दी से भैया शुरू हो जाओ, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे, इसका हिंदी वर्जन हटा देंगे और इंग्लिश वर्जन पे अपना क्या करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे जल्दी से। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। देखो हमारे पास में क्या है, देयर आर 8 पीपल इन द फैमिली, एम के, ए सी, डी ई, जी एच, ये 8 लोगों के नाम है। कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन। ठीक है, 4 ऑफ देम आर फीमेल, मतलब कि 4 अगर फीमेल है तो 4 मेल हो जाएंगे, राइट। डी एंड ए आर द डॉटर एंड सन ऑफ के रिस्पेक्टिवली, तो के कहीं पे एग्जिस्ट करता होगा और उसका एक है डॉटर और एक है सन। कौन है डॉटर? डॉटर है डी और ए है उसका सन। अब हमें यह कैसे पता कि डी डॉटर है और ए सन है? तो आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमानुसार, क्रम से, मतलब कि लाइन बाय लाइन, पहले डी है तो डॉटर, ए है तो सन। अच्छा, एंड बोथ आर मैरिड, तो मतलब ये किसी एक मेल मेंबर से मैरिड होंगे और ये किसी एक फीमेल मेंबर। इतना समझ में आ गया? अभी हमने 5 लोग बना लिए, 3 लोग और बनाने हैं। ई इज द सिस्टर ऑफ एच हुज फादर इज सी, हो गया। ई इज द सिस्टर ऑफ एच हुज फादर, हुज मतलब एच के लिए यूज हुआ है, इनके जो पिताजी हैं वो कौन है? वो सी है, मतलब सी है, वो वाला सी मत सोच लेना, इनके पिताजी का नाम सी है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। एम एंड जी आर ऑफ थर्ड जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन, एंड एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई। अब बात पकड़ में आ गई। देखो भाई, एम सन इन लॉ है ई का, सन इन लॉ यहां पे आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है ना, और ई का सन इन लॉ है, तो कहीं ना कहीं मैं ई को यहां पे बना दूं, अगर मुझे कनेक्शन बनाना ना चीजों का, तो अगर मैं ई को यहां बना दूं, ई का भाई बना दूं, या मतलब सिबलिंग बना दूं एच, और ई के पिताजी बना दूं सी, तो के हो जाएगा मेल और एम हो जाएगा इसका सन इन लॉ। एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई, बात खत्म। अच्छा, लिखा भी है एम एंड जी आर ऑफ थर्ड जनरेशन, तो पहली जनरेशन ये, दूसरी जनरेशन ये, तीसरी जनरेशन ये, तो तीसरी जनरेशन में जी और आना है, एम और जी, तो जी तो यहीं आएगा ना, और कहीं तो जगह है नहीं, जी यहां आ गया, हो गए 8%। बस। के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, तो के तो पहले से ही मेल है क्योंकि उसकी शादी एक फीमेल से हुई है। के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। अब एच का जेंडर क्या है, पता चल पाएगा क्या? हाँ भैया पता चल पाएगा। किस लाइन से पता चलेगा? 4 ऑफ देम आर फीमेल, अगर 4 फीमेल है तो 4 मेल है ना, तो 1 मेल 2 मेल, 3 मेल और 4 मेल, तो जब 4 मेल हो गए हैं तो 4 फीमेल चाहिए, 1 फीमेल, 2 फीमेल हो जाएंगी, 3 फीमेल हो जाएंगी और 4 फीमेल हो जाएंगी, तो एच क्या हो जाएगी? एक फीमेल हो जाएगी। ये हमें पता चल गया। हमारा ये पूरा का पूरा डायग्राम हमने बना लिया है। अब क्या करना है? हु अमंग द फॉलोइंग इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो डी की सिस्टर इन लॉ कौन है? जी है ना, तो आंसर हो जाएगा 5, बात खत्म। था एक आसान क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, सेम यही टाइप, सेम ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चन आपके देखे जाएंगे, बशर्ते वहां पे क्या होगा, एक क्वेश्चन नहीं होगा ये, इसके बाद में एक और क्वेश्चन दे रखा होगा, मतलब कि 2 क्वेश्चंस का सेट आता है। ब्लड रिलेशन में 2 क्वेश्चंस का सेट आता है, 2 या फिर 3, ऐसा आपके पास में सेट आपको देखने को मिलेगा।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से, और ये है हमारा 42 क्वेश्चन। इसके लिए भी मैंने 45 सेकंड रखे हैं, जल्दी से आपको बता देना है कि आंसर क्या होगा। क्विक फास्ट जल्दी से बता दो, एक बहुत ही बढ़िया रिवीजन हो जाएगा आज। जो पिछले 4 दिनों से एक जंग लगा रखी थी आपने, मतलब जंग इन द सेंस रस्ट, है ना, वो हट जाएगी। हाँ जी, हुआ क्या? जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा फास्ट क्विक। टाइमर रुक गया, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। टाइमर आपका मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही हो चुका है, ठीक है। ई इज द सन ऑफ सी, तो सी का सन है ई। डी इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो डी क्या है? सी का हस्बैंड है, तो डी इज द हस्बैंड, तो सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा फीमेल। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? B and G is the only daughter and brother of D respectively. D का एक बेटा है, सॉरी एक बेटी है और एक भाई है, तो D का इकलौता भाई है B, और D की इकलौती बेटी है G। क्लियर है? B and G are the only brother and daughter of D, तो D की एक भाई है इकलौता और एक बेटी है इकलौती, ठीक है। F इज द मैटरनल एंट ऑफ E एंड G, तो E और G की मैटरनल एंट है कौन? F। तो मैटरनल एंट कौन होती है? जो मम्मी की साइड से हो, तो मैटरनल एंट है, तो F हो जाएगी एंट। एंड G हो गया, बस बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब आपको क्या करना है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी ई से कैसे संबंधित है? तो बी क्या है? बी ई के पापा का भाई है। पापा का भाई कौन होता है? या तो चाचा या ताऊ, मतलब कि पैटर्नल अंकल। सॉरी 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 सॉरी, बी क्या है? पापा की बहन है। पापा की बहन है तो पापा की बहन बुआ होंगी, तो बुआ कौन हो जाएंगी? पैटर्नल एंट हो जाएंगी। क्लियर है? कौन हो जाएंगी? पैटर्नल एंट हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? बोलो हाँ जी। हाँ जी, ठीक। क्या किया है हमने? ओ भाई सुनो सुनो सुनो, आंट नहीं है, बी इज द ब्रदर ना, तो ये बी ब्रदर होगा। रियली सॉरी, बी अंकल होंगे, आंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बी भाई है, वो हमने वहां पे गलती कर दी, बोल भी रहे हैं आप लोग, है ना। तो बी क्या है? भाई है, तो पैटर्नल अंकल है। क्लियर बात? तो मतलब कि ई के जो पापा हैं उनका भाई कौन हो जाएगा? ई का पैटर्नल अंकल हो जाएगा, या तो चाचा या ताऊ, ठीक है, या तो चाचा जान या फिर ताऊ। चल अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 45 सेकेंड्स फिर से मिल जाते हैं, और जल्दी से कर लीजिए क्वेश्चन। चले भाई, टाइम हो गया समाप्त। हिंदी का पोर्शन हटा देते हैं और इंग्लिश के पोर्शन पे अपना काम करते हैं। हमको बोला है कि फैमिली में 7 पर्सन है, 7 मेंबर्स, और पी क्यू आर एस टी यू वी ये नाम है, बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। अगर 2 मैरिड कपल है मतलब कि 4 लोग तो यही हो गए, है ना। 2 मैरिड कपल है तो 4 लोग यही हो गए, मतलब 3 अनमैरिड है, ठीक। पेरेंट्स ऑफ एवरी चिल्ड्रन आर अलाइव, मतलब कि जो भी पेरेंट्स, सॉरी जो भी बच्चे हैं,
उनके पेरेंट्स अलाइव हैं, दोनों के दोनों। अगर मम्मी है तो पापा भी होंगे, पापा है तो मम्मी भी होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई या तो स्वर्गवासी हो गया हो या फिर डाइवोर्स ले लिया हो, ऐसा कुछ नहीं केस है। ठीक है। आर इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो क्यू की सिस्टर कौन है? आर है, तो आर इज द सिस्टर। टी इज द ब्रदर ऑफ यू, तो टी इज द ब्रदर ऑफ यू। पी इज द फादर ऑफ यू, तो पी इज द फादर ऑफ यू, है ना। वी इज द मदर ऑफ क्यू, तो क्यू की मदर है वी। अभी ये मैं पोर्शन अलग बना रहा हूं, ये मेरा मेन पोर्शन बन रहा है। जैसे ही मुझे कुछ क्लू मिलेगा मैं इसको मर्ज कर दूंगा उठा के। एस इज द मदर इन लॉ ऑफ वी, तो वी की मदर इन लॉ है कौन? एस। चल थोड़ा सा नीचे कर लें। क्यू, आर थी सिस्टर, एंड कहां गए? पी इज द ब्रदर, ठीक है। वी इज द मदर ऑफ क्यू, तो क्यू की मदर है वी। आर इज द मदर इन लॉ ऑफ वी, तो वी की मदर इन लॉ, मतलब कि कोई यहां पे एक मेल मेंबर होगा जिसकी मम्मी कौन है? एस है, जो मदर इन लॉ बन जाएंगी वी की। यू इज फीमेल, तो यू इज फीमेल। कितने मेंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस मेल मेंबर की जगह पे किसको रखूं? मुझे इसी को रखना पड़ेगा, टी को, तभी मेरे दोनों पेरेंट्स अलाइव हो पाएंगे। हर किसी बच्चे के दोनों पेरेंट्स। कैसे? देखो, टी को यहां रखा तो टी का एक बहन हो जाएगी यू, और इनके पेरेंट्स हो जाएंगे पी, तो ये भी दोनों पेरेंट्स अलाइव हो गए और ये भी दोनों पेरेंट्स अलाइव हो गए, और दो मैरिड कपल हो गए। क्यू का हमें जेंडर, आर इज सिस्टर ऑफ क्यू एंड वी इज द मदर ऑफ क्यू। हमें क्यू का जेंडर नहीं पता, हमें क्यू का जेंडर नहीं पता। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी? तो क्यू टी से कैसे रिलेटेड है भैया, हमको नहीं पता। वो हो जाएगा कि नॉट बी। क्लियर हो गई बात? चल देखो, अलग अलग चीजें बनाओ, बाद में कनेक्शंस बना के आपको मर्ज कर देना होता है चीजों को। चल तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 44th क्वेश्चन, और टाइमर स्टार्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो, खत्म करो फटाफट से, क्विक फास्ट। चलिए भाई, टाइमर खत्म। ठीक, और हम इसको बना लेते हैं, पीएनडी आंसर नहीं है। जे इज द ओनली सन ऑफ आर, तो आर का इकलौता बेटा है जे, मतलब इसकी कोई और संतान होगी तो वो क्या होगी? फीमेल होगी। जे इज द ब्रदर ऑफ एल, तो जे का, सॉरी, जे ब्रदर है एल का, तो एल फीमेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जे इकलौता बेटा है। अगर इकलौता बेटा है तो बाकी सब बेटियां होंगी, है ना। एल्स फादर इन लॉ इज डब्लू, तो एल का कोई एक हस्बैंड होगा और उसके पापा होंगे डब्लू, है ना। एल्स सन इज के, तो एल का जो सन है वो हो जाएगा के। केज मैटरनल ग्रैंडफादर इज डी, मम्मी के पापा डी हैं, तो मम्मी के पापा यहां हो जाएंगे, मम्मी ये हो, मम्मी की मम्मी ये हो जाएंगे। ठीक। डब्लूज सन इज क्यू, तो डब्लू का जो सन है वो क्यू है, एंड एम इज द डॉटर ऑफ क्यू। ओके, डब्लूज सन इज क्यू एंड क्यू, सॉरी, एम इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो एम इज द डॉटर ऑफ। आपके पास ये पूरा डायग्राम बन गया। क्लियर हो गई बात? आगे लिखा है हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, तो एम एल से कैसे संबंधित है? तो एम इज द डॉटर ऑफ एल। क्लियर है? एम क्या है? बेटी है, सुपुत्री है, पुत्री है, और मतलब पापा की परी है ना। तो एल की क्या है? वो बेटी। ठीक।
अच्छा, आप ये डायग्राम देख लो, इसी डायग्राम के बेसिस पे अगला मैंने क्वेश्चन बनाया है, मतलब ना उसी पे क्वेश्चन बस अलग है, इंस्ट्रक्शन सब सेम है। आपके पास में डायग्राम बना हुआ है, 15 सेकंड का टाइम है, बस इस क्वेश्चन का जवाब दे। चलिए, हमसे पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू क्यू, डी क्यू से कैसे संबंधित है। तो हमने क्या किया, हमने पीछे गए, डी क्यू से कैसे संबंधित है, हाउ इज डी रिलेटेड टू क्यू। तो क्यू के कौन है, ये ससुर जी है ना, उनकी बहू, मतलब सॉरी उनकी पत्नी के पापा हैं, मतलब कि उनके ससुर जी हैं। तो डी इज द ग्रैंड फादर ऑफ, सॉरी फादर इन लॉ ऑफ क्यू। तो डी इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गई बात। चलो, अब आ जाते हैं हम अपने छोटे से क्वेश्चन पे, और वो है हमारा एक छोटा सा सिंपल सा सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। मैं अपने आप को क्या कर दूं, थोड़ा सा साइड कर देता हूं। अभी सही है। चलो, तो अब 3 मिनट का टाइमर है, जल्दी से बना लो। हाँ जी भाई, टाइमर समाप्त। और अब हम क्या आ जाएंगे, आपके 5 क्वेश्चंस पे जो 12-12 सेकंड के हैं। जल्दी से कर लो, जल्दी से इन्हें निपटा लेते हैं। 12-12 सेकंड के क्वेश्चंस हैं, तब तक हम थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। ओ, इस क्वेश्चन का तो आंसर दे ही दिया होगा ना। हाँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और 12 सेकंड,
जल्दी से करिए, 12 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सेकेंड। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन 12 सेकेंड। चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर लेंगे। तो भाई सबसे पहले एक ले लेते हैं हिंट, और हिंट हमारे सामने आ गया, पूरा का पूरा हिंट दिख रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, हमारे पास कितने मंथ हैं? ये 8 महीने हैं, और 8 पर्सन्स को यहां पे पैदा कराना है ना। हर हर एक महीने में एक इंसान पैदा हुआ है, तो हर एक महीने में एक इंसान को पैदा करवा देना है। एफ बॉर्न इन अ मंथ हैविंग 31 डेज। तो सबसे पहले तो काम ये करना होता है दोस्त, आपको यहां पे डेज लिख लेने होते हैं, जितने भी इनके डेज हैं। ठीक है, आपने सबके डेज लिख लिए, और अब बोला गया है कि एफ पैदा हुआ है 31 वाले महीने में। तो 31 वाले महीनों में क्या लिख देंगे हम? एफ का नाम लिख देंगे। क्लियर? अब लिखा है आगे, 3 पर्सन्स बॉर्न इन बिटवीन एफ एंड ई। तो एफ और ई में 3 पर्सन्स हैं। जी वॉज बॉर्न मंथ इमीडिएटली अबव ए, ए के तुरंत ऊपर जी है। 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड सी, तो ए और 2 पर्सन छोड़ के कौन है? सी है। सी वॉज बॉर्न इन अ मंथ हैविंग 31 डेज, तो सी 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 और सी 31 डेज में है। सॉरी, एच बॉर्न बिफोर डी, बट नन ऑफ देम बॉर्न इन अ मंथ हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज। तो डी से पहले है एच, लेकिन दोनों के दोनों लीस्ट नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में नहीं है, मतलब कि फरवरी में नहीं। क्लियर है? और एच कहां है? डी से पहले है। कितना पहले मुझे नहीं पता। आगे लिखा है ई वॉज नॉट बॉर्न बिफोर एच, तो एच के बाद पैदा हुआ है ई, है ना। नॉट बिफोर एच मतलब कि एच के बाद ई पैदा हुआ है। ओके। बी वॉज बॉर्न वन ऑफ द मंथ आफ्टर एच, तो एच के बाद बी पैदा हुआ है, बट डज नॉट आफ्टर ई। इसका क्या मतलब हो जाता है कि एच के बाद है बी और बी के बाद है ई। ये इसका मतलब क्या बोल रहा है? ई वॉज नॉट बॉर्न बिफोर एच, तो एच के बाद है ई, नॉट बिफोर एच। बी वॉज बॉर्न वन ऑफ द मंथ आफ्टर एच, तो एच के बाद में है बी, बट डज नॉट आफ्टर ई। तो ई के बाद में नहीं है, ई से पहले है। ई से पहले है, एच के बाद है, मतलब एच और ई के बीच में है कौन? बी। नॉट मोर देन 4 पर्सन आर बिफोर बिटवीन बी एंड एफ, तो नॉट मोर देन 4, तो 4 या 4 से कम, तो 4 माइनस कौन है? बी और एफ में। एफ डज नॉट बॉर्न इन अ मंथ इमीडिएटली बिफोर जी, तो जी के तुरंत पहले एफ नहीं है। डी वॉज नॉट बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर ई, तो ई के तुरंत बाद सी। ये आपने कंडीशन सारी लिख ली है, ये है -4।
मतलब कि 4 या 4 से कम होंगे किसके बीच में, बी और एफ के बीच में। अब सवाल ये उठता है दोस्त, कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, समस्या ये। एक बात समझते हैं, एक बात सिंपल सीधी साफ साफ समझ लेते हैं। मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूं, कभी भी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर बोला जाए नॉट मोर देन 4% आर बिटवीन बी एंड एफ, तो नॉट मोर देन 4 का क्या मतलब है, 4 या 4 से कम, 4 3 2 1 0, यही तो मतलब है ना नॉट मोर देन 4 का। तो 4 को पिक करो और आगे बढ़ जाओ। क्या, 4 को पिक करो और आगे बढ़ो, जो भी सबसे पहला नंबर आ जाए उसको पकड़ो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बी और एफ में 4 पर्सन बैठे, एफ को बैठा लो यहां पे, 4 पर्सन, 1 2 3 4, और आ जाएगा बी, और एफ और ई में 3 पर्सन है, तो एफ और ई यहां। ठीक, अभी बस हम ये दो कंडीशन से पकड़ेंगे और अपनी सारी पॉसिबिलिटीज को कैंसिल करते जाएंगे, सिर्फ ये दोनों कंडीशंस पकड़ेंगे। हमारी ये कंडीशन कैंसिल हो गई, कैसे हो गई, यहां देखो कि बी के नीचे होना चाहिए ई, लेकिन यहां पे बी के ऊपर आ गया है ई, है ना, तो ये केस कैंसिल हो गया। मतलब फाइनल क्या हुआ कि एफ जो है यहां पे नहीं आएगा, एफ को यहां रखा 1 2 3 4 और बी, और फिर से ई, तो फिर कैंसिल हो गया, है ना। चलिए, अच्छा अब एफ को यहां रख दो, तो 1 2 3, बी तो यहां पे आ नहीं पाएगा क्योंकि मुझे 4 का गैप चाहिए बी और एफ में। ठीक, तो एफ यहां भी नहीं आएगा। अब एफ को यहां उठा के रख दो, 1 2 3 4, बी यहां आ गया और ई यहां आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा एच के नीचे है ना बी, तो एच फाइनली यहीं आएगा। एच और डी जो है फैब में नहीं है, तो एच फैब में नहीं है, डी का भी पता कर लेंगे। जी और ए एक साथ हैं और ए और सी में 2 का गैप है, अगर जी और ए को यहां रखते हैं तो ए और सी में 2 का गैप आ जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहे हैं। जी और ए को यहां रखते हैं तो ए 1 2 सी नहीं आ पाएगा और 1 2 सी नहीं आ पाएगा नीचे, तो जी और ए यहां नहीं आएंगे, और जी और ए कहीं और आ नहीं सकते, तो जी और ए यहीं पे आ पाएंगे, सी यहां आ जाएगा, और बचा हुआ कौन है, डी यहां आ जाएगा। ठीक है ना, एच और डी, ई के तुरंत बाद नहीं है डी, सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ये आपका एक कंप्लीट आंसर। समझ में आई बातें। हमने क्या किया, हमने सिर्फ 2 कंडीशंस को उठाया और अपनी इस वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज कैंसिल कर दी। ठीक है, तो चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है और आपको दिमाग अपना दौड़ाना पड़ता है और चीजों को दिमाग में कैंसिल करना पड़ता है। धीरे धीरे समझ जाओगे, अभी तो शुरुआत करिए यार, अभी धीरे धीरे समझ जाओगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहां पे आपका आ गया है ये एक, क्या आ गया, ये आ गया ऑर्डर रैंकिंग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ है नहीं, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी ले लो, खत्म करो जल्दी से, क्विक फास्ट। चलिए भाई, अब क्या है, 5 फ्रेंड्स हैं, लता अलका रानी आशा साधना, है ना, बड़े अच्छे अच्छे नाम है ये, पुराने जमाने वाले, तो बढ़िया नाम है, इनका अरेंजमेंट कर लेते हैं, है ना। एज के बेसिस पे है, ओल्डर एंड जो है यंगर वाली बात है, तो 5 साल का एक व्यक्ति होगा, एक 4 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का, एक 1 साल का, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि 5वें नंबर वाला जो है सबसे ओल्डर होगा, है ना, क्योंकि नंबर बड़ा है तो ओल्डर हम उसको मान लेते हैं। लता इज ओल्डर देन ओनली 3 पर्सन, तो मतलब ओनली 3, 1 2 3, तो लता यहां आ जाएंगी। हाँ जी, बोलिए, सही है। अलका इज यंगर देन आशा एंड लता, अलका याग्निक जी
यंगर है किससे? आशा एंड लता से। ठीक है, चलो। रानी इज ओल्डर देन ओनली साधना, तो साधना से ही सिर्फ बड़ी है, बाकी सबसे छोटी है, तो साधना यहां आ जाएंगी, रानी यहां आ जाएंगी, अलका यहां आ जाएंगी, और आशा यहां आ जाएंगी। ये आपका एक कंप्लीट बन गया। हु अमंग्स देम इज एल्डेस्ट, तो एल्डेस्ट कौन है? आशा मेम साहब हैं। ठीक है, तो आशा मैडम जो है वो सबसे यंगेस्ट है, सबसे पुरानी है, सबसे बुढ़ी है या बुढ़िया है, या सबसे ज्यादा एज वाली है, जो भी कहना चाहें आप कह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी एक ऑर्डर रैंकिंग का है, एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अंदर करो, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से कर लीजिए। हम्म। देखो भाई, पी क्यू आर टी आंसर्ड एन एग्जामिनेशन इन द रिजल्ट, यहां फुल स्टॉप है, इन द रिजल्ट क्यू वॉज इमीडिएटली फॉलोड बाय पी। एक के 4 मार्क्स आए, एक के 3, एक के 2, एक के 1, ऐसे डिवाइड कर लें, थोड़ा सा क्लियरली बना लेते हैं। ठीक, हाँ भाई, इन द रिजल्ट क्यू वॉज इमीडिएटली फॉलोड बाय पी, तो पी को इमीडिएटली फॉलो कर रहा है क्यू। ठीक है, बट नन ऑफ देम वॉज आफ्टर पी, पी के बाद कोई नहीं है, पी से पहले ही है सब, पी के बाद कोई नहीं है। इसको इस तरह से बना दो, पी के बाद कोई नहीं है, पी से पहले हैं, तो यहां पे आ जाएंगे बाकी लोग, है ना। क्यू वॉज इमीडिएटली फॉलोड बाय पी, तो क्यू यहां आ जाएगा। ठीक, आर वॉज अहेड ऑफ क्यू, तो क्यू से पहले है, तो सॉरी आर, बट कुड नॉट स्कोर एज मच एज टी। ठीक, ठीक, तो ये हो जाएगा सबसे लोएस्ट, और ये हो जाएगा सबसे हाईएस्ट। ठीक है, क्यू स्कोर्ड द, सॉरी, हु स्कोर्ड द सेकेंड हाईएस्ट, तो सेकेंड हाईएस्ट कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हैं। क्लियर हो गई बात? चलो, बात समझ में आ गई? तो सेकेंड हाईएस्ट कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर है बात? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये एक और सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, जल्दी से कर लो, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। कौन याद कर रहा है मुझे, ये बताओ। अब तो मैं आ गया यार, कौन याद कर रहा है? हम्म, चलिए। हाँ भाई, यहां क्या है? +1 +2 +3, +1 +2 +3, +1 +2, और x के बाद y z एंड a, तो +3 यहां भी हो रहा है। +1 +1 +2, सॉरी +3 हो रहा है यहां पर,
और फिर +1, तो यही है कल्प्रेट, +1 +2 +3 ऐसा ही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा NORS। ठीक है, चलो कोई बहुत तगड़ा याद कर रहा है इस समय मेरे को। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम है। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? देखो भाई, इन अ रो पोजीशन ऑफ उत्कर्ष फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 22nd। 22nd उत्कर्ष। पोजीशन ऑफ गौरी फ्रॉम राइट साइड इज 35, तो पोजीशन ऑफ गौरी फ्रॉम राइट साइड इज 35। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनके बीच में लोग ही नहीं पता है कितने हैं, तो क्या कुछ बता सकते हो? कुछ नहीं बता सकते भाई, कितने लोग हैं कुछ नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते, CND आंसर आ जाएगा। अगर यहां बोल देता मिनिमम, अगर न्यूनतम पूछ लेता कि कितने कम से कम लोग हो सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाता, तब आपका आंसर आ जाता, लेकिन इस केस में नहीं आ सकता। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है। यहां पे आपको क्या करना है, क्या है यहां करना है आपको, वही करना है जो क्वेश्चन में लिखा है। 30 सेकंड है, जल्दी करो। कौन सा लेटर छूटा हमसे? ये हो गया, C हो गया, F हो गया, I हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, O हो गया, T हो गया, U हो गया। अच्छा, N 2 बार है, ठीक। हमसे क्या बोला गया है कि अगर ये जो मैल फंक्शन, ये जो वर्ड है, इसके सभी अल्फाबेट्स को अगर हम अरेंज कर देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज कर देते हैं, तो कितने ऐसे लेटर्स हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन नहीं बदली? बदल ली, ये भी बदल ली, ये भी बदल ली, ये भी। कोई भी ऐसा लेटर नहीं है, मतलब कि 0 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो, बात समझ में आ गई। अगले लॉकडाउन वर्क आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार, मजादार। ठीक है ना भैया, अब लॉकडाउन वर्क आ गया है, और लॉकडाउन वर्क में आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्या है ये? एक छोटा सा, एक नन्ना मुन्ना सा पजल है। दिखने में तो आसान लग रहा है, दिखने में तो आसान लग रहा है, कर लोगे। ठीक है, तो भाई इसको फटाफट से कर लेना है, और क्या करना है? ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। मैं कल इसके आंसर्स पिन करूंगा इसी वीडियो के नीचे, तो कल तक सभी लोग अपने आंसर्स दे दें। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक, 56 हो गया, 57 ये है, और 58 ये है। ठीक, और 58 के बाद 59 भी है, और 59 के बाद 60 भी है। तो हमने आज 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम थोड़ी सी स्पीड बिल्डअप करेंगे, अब अपनी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया हमने कुछ समय अपने वेस्ट कर लिए, 4 दिन हमारे वेस्ट हो चुके हैं। अब हमें बचे हुए दिनों में ही अपने सारी चीजों को कंप्लीट करना है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बट डोंट यू वरी, मैं आपके सारी चीजें कंप्लीट करवा दूं। ठीक है ना? आपको अगर भरोसा दिलाया है और आपने मुझ पर भरोसा किया है, तो उस भरोसे को तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, ना ही टूटने दूंगा। ठीक है, चलिए भाई, आज के लिए रखते हैं इतना ही, और मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए सेशन के साथ, एक बढ़िया सेशन के साथ। और
शाम को मिलना मत भूलना, क्योंकि शाम को मैथमेटिक्स की क्लास आ रही है, फॉर श्योर आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, 100% आ रही है। अंगूठा लगवा लो, अंगूठा लगवा लो, कुछ भी हो जाए, गिरते पड़ते कैसे भी, लेकिन क्लास जरूर बनाऊंगा, ये मेरा दावा है, वादा है। तो मैथ्स की क्लास जरूर आएगी, मैथ्स की क्लास देखना ना भूलें। आज सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा, ठीक है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे शाम को। और तब तक सारी वीडियोस को थोड़ा सा शेयर करो और देखते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो नहीं किया है तो, ऐसे ही प्यार देते रहो। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।